हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्प्रिंग बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे हम राजस्थान का जो फिजिकल डिवीजन का टॉपिक है, जिसका एक पोर्शन आपको करवा दिया है, नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट वाला पार्ट। उसी के आगे का पार्ट जो कि हम अरावली रेंज या अरावली माउंटेन के रूप में लेंगे। तो इसके अंदर जो अरावली है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इसका जो निर्माण काल या फॉर्मेशन टाइम पीरियड ऑफ अरावली। तो उसमें अपना आंसर रहना चाहिए प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड, यानी अरावली का जो निर्माण काल है, ये कहा जाता है कि विश्व के अंदर जितनी भी पर्वतमालाएं बनी हैं उनमें सबसे एंशिएंट या ओल्डेस्ट माउंटेन के रूप में माना जाता है। तो इसके टाइम पीरियड में जो आपको टाइम बताना होता है, यानी जनरली फैक्चुअल में पूछा जाए तो आंसर रहता है कि अरावली का जो निर्माण काल है प्री कैम्ब्रियन काल है। इसी के साथ जो पॉइंट अपने को मेंशन करने होते हैं कि अरावली इज ए एंशिएंट माउंटेन और ओल्डेस्ट माउंटेन, ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है इसका जो फॉर्मेशन प्रोसेस है, यानी इसके जो निर्माण की प्रक्रिया है, उसके अकॉर्डिंग इसको एक फोल्डेड माउंटेन के रूप में। और एट प्रेजेंट में अरावली है, ये कहा जाता है कि अपनी जो मूल अवस्था में थी अरावली, उस मूल अवस्था की वर्तमान में 1/3 अरावली बची है, अर्थात जो 66% अरावली है उसका इरोजन या अपर्दन हो चुका है। तो आज वर्तमान की अरावली को कहेंगे अपन अवशिष्ट पर्वतमाला। तो अरावली के बारे में कहा जाता है अरावली इज ए एंशिएंट फोल्डेड और रेजिडुअल माउंटेन, यानी एक प्राचीन, वलित और एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। अब एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन है उसमें मेन पॉइंट या जो कीवर्ड क्या दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लेना होता है कि अरावली को एज ए टाइम पीरियड या समय के अनुसार क्या माना गया है। तो उसका आंसर रहेगा आपको एंशिएंट माउंटेन या ओल्डेस्ट माउंटेन। दूसरा, अरावली को फॉर्मेशन प्रोसेस या निर्माण प्रक्रिया के आधार पर कौन सा माउंटेन माना गया है, तो आंसर रहेगा आपका फोल्डेड माउंटेन। और एक लास्ट में है कि अरावली एक अवशिष्ट या बची हुई पर्वतमाला के रूप में एट प्रेजेंट में मानी जाती है। तो अरावली को एट प्रेजेंट या प्रेजेंट टाइम पीरियड में किस रूप में माना गया है, तो आंसर रहेगा इसमें आपका रेजिडुअल माउंटेन, अर्थात एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में। तो ये तीनों ही अरावली की विशेषता है, लेकिन आप अलग अलग एग्जाम में देखते हैं इनके आंसर अलग अलग लिए जाते हैं। तो आपके क्वेश्चन का जो कीवर्ड है वो क्या है, समय के अकॉर्डिंग पूछा है, इसका जो फॉर्मेशन प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है, या एट प्रेजेंट में अरावली है वो किस रूप में है उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है। निर्माण के बाद में आता है अरावली का एक्सटेंशन या विस्तार, यानी अरावली किस तरीके से विस्तृत है। तो अरावली के बारे में कहा जाता है कि अरावली जो गुजरात से लेके और दिल्ली तक विस्तृत है, उस दौरान जो मैक्सिमम एरिया वो राजस्थान का कवर करती है। तो इसका जो एरिया लिया जाता है टोटल लेंथ वाइज वो 692 किलोमीटर, जिसकी शुरुआत होती है गुजरात में। लोकेशन आती है खेड़ बर्मा, जो कि पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होकर और आगे इसका एंड होता है दिल्ली के अंदर, जहां अपने प्रेसिडेंट हाउस अर्थात जो राष्ट्रपति का जो घर है, जहां पे पहाड़ियों को कहा जाता है रायसीना हिल्स। और गुजरात में जिस एरिया से स्टार्ट होती है खेड़ बर्मा, इन्हीं के पास में एक लोकेशन आती है गिर, जहां के विश्व भर में लोइन प्रसिद्ध हैं, शेर प्रसिद्ध हैं। इन पहाड़ियों को नाम दिया जाता है गिरनार हिल्स। नार जैसे अपने लोइन के लिए शब्द यूज करते हैं अपन, तो गिरनार हिल्स से लेके और रायसीना हिल्स तक अरावली है, अर्थात गुजरात से लेके और दिल्ली तक। ये जो टोटल अरावली है ये है 692 किलोमीटर में। और उसमें जो राजस्थान वाला जो पार्ट है ये आता है 550 किलोमीटर, जिसका मीनिंग आता है 80% अरावली। और इसके राजस्थान में स्टार्टिंग जो मानी जाती है सिरोही डिस्ट्रिक्ट से लेके राजस्थान में जिस एरिया से कॉपर या तांबा बड़े स्तर पे निकलता है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, यहां तक। तो राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर इसको पूछा जाए कि अरावली कहां से कहां तक है, तो सिरोही में लोकेशन इसकी आबू ली जाती है, और झुंझुनू की ओर जो तांबे का एक प्रमुख क्षेत्र है खेतड़ी। तो राजस्थान में इसका जो एरिया है सिरोही से लेके झुंझुनू तक, अर्थात आबू पार्ट से लेके और झुंझुनू के खेतड़ी पार्ट तक। और टोटल वैसे अरावली को देखा जाए तो ये खेड़ बर्मा गुजरात से लेके और रायसीना दिल्ली तक विस्तृत है।
और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप देखें तो ये राजस्थान के नदर्न ईस्टर्न पार्ट की ओर और सदर्न और वेस्टर्न पार्ट की ओर आती हुई है, या यूं कह सकते हैं इस साइड से उस साइड में जाती हुई है। इसके अकॉर्डिंग उसकी घटती हुई चौड़ाई चलती है आगे की ओर, और गुजरात की ओर आएंगे तो इसकी जो चौड़ाई है कंटिन्यू बढ़ती हुई चलेगी। तो अरावली किस डायरेक्शन में है, तो जनरल डायरेक्शन बताते हैं इसके सामान्य जो आंसर होता है सदर्न वेस्टर्न टू नदर्न ईस्टर्न, कि अरावली दक्षिण पश्चिम से और मुख्यतः उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। तो अरावली के बारे में या इसके एक्सटेंशन के बारे में अगर टोटल लेंथ पूछी जाए तो आंसर रहेगा 692 किलोमीटर। अरावली की कंडीशनल लेंथ यानी लेंथ इन राजस्थान स्टेट, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, जैसा कि आपको बताया लेंथ वाइज 550 और टोटल अरावली का 80% राजस्थान के अंदर है। और एवरेज हाइट ऑफ अरावली, अरावली की जो औसत ऊंचाई है, ये डेटा भी जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अरावली की एवरेज हाइट है। बाकी अपने अदर जो फिजिकल डिवीजन है उनमें सबसे ऊपर पार्ट यही है। ये जनरली सभी को ध्यान है कि जो माउंटेन एरिया या जो पर्वतीय भाग होते हैं वो अन्य फिजिकल डिवीजन की तुलना में अधिक ऊपर होते हैं। तो अरावली की जो एवरेज हाइट है वो अदर किसी भी फिजिकल डिवीजन की नहीं होगी। इसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ अरावली, अरावली का अध्ययन। तो जनरली हमारे जो अरावली माउंटेन है राजस्थान के अंदर, अर्थात जो सिरोही से लेकर झुंझुनू तक, या यूं कह सकते हैं झुंझुनू से सिरोही तक, उस अरावली को अगर हम अध्ययन करें तो उसको 3 भागों में अपन बांट सकते हैं। अब वो 3 भाग उसके कौन कौन से हैं, जैसे अरावली का ये जो पार्ट है राजस्थान वाला, अर्थात ये झुंझुनू से लेकर नीचे वाला पार्ट है ये सिरोही तक। इसमें बीच में 2 पॉइंट लिए जाएंगे, एक पॉइंट रहेगा यहाँ पे जयपुर में और एक पॉइंट रहेगा इसका राजसमंद। झुंझुनू से और जयपुर के मध्य की जो अरावली है इसको कहा जाता है नदर्न अरावली या उत्तरी अरावली। एक पार्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है जो बीच में दिखाई देता है इसको कहा जाता है मिडिल अरावली या मध्य अरावली। ये इसका सेकंड पार्ट जो कि जयपुर राजसमंद अर्थात मेनली अजमेर साइड में है, और जहां पे अरावली आपको सर्पिलाकार रूप में दिखाई देती है यानी स्नेक टाइप। इस कारण यहाँ पे जो अरावली की पहाड़ियां होती है उनको सामान्यतः अपन नाग हिल्स या नाग पहाड़ियों के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद में राजसमंद से स्टार्ट होकर और आगे कंटिन्यू सिरोही तक, ये वाला अरावली का तीसरा पार्ट होता है जिसको कहते हैं सदर्न अरावली या दक्षिणी अरावली। तो अरावली को अगर डायरेक्शन वाइज अपन देखें, दिशा के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो ये उत्तर वाला हिस्सा उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी और बीच में उसको मिडिल अरावली। अब जो नदर्न अरावली या उत्तरी अरावली है उसमें जो हाईएस्ट पीक या इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, ये झुंझुनू और जयपुर के बीच में एक प्रमुख डिस्ट्रिक्ट आता है सीकर डिस्ट्रिक्ट। उस सीकर के अंदर इसकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है रघुनाथगढ़। इसके बाद में जयपुर राजसमंद, इसके बीच वाला पार्ट आता है अजमेर वाला हिस्सा। अजमेर में इसकी 2 प्रमुख ऊंची चोटी, जिसमें एक माना जाता है गोरमजी को और एक दूसरी मानी जाती है तारागढ़। जनरली आंसर में गोरमजी ऑप्शन नहीं होता तो आंसर तारागढ़ को ले लिया जाता है। वैसे गोरमजी की हाइट है ये ज्यादा है 934 मीटर, जबकि तारागढ़ है इसकी हाइट कम है 873 मीटर, जिसको जनरली अपने बुक्स में राउंड फिगर में लिखा जाता है 870 मीटर्स। इसके बाद में जो सदर्न अरावली है, इसमें अरावली की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है गुरु शिखर। गुरु का मीनिंग जो ऊंचा होता है, जिसका दर्जा ऊंचा होता है, शिखर यानी माउंटेन। तो राजस्थान में जो गुरु शिखर है, या कर्नल जेम्स टोड ने जिसको संतों का शिखर कहा, यानी माउंटेन ऑफ सेंट, संतों के शिखर के रूप में किस पर्वत को जाना जाता है, किस चोटी को जाना जाता है, तो आबू क्षेत्र के गुरु शिखर को यह बोला जाता है संतों का शिखर। तो राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि सिरोही में
1722 मीटर की हाइट पे है, यानी 1722 मीटर्स की हाइट के ऊपर है। तो राजस्थान में जो अरावली है उसका अध्ययन अपन इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट जो पार्ट है वो लेंगे अपन नदन अरावली को। अब एक नदन अरावली या उत्तरी अरावली की डेफिनेशन है, इसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग दी जाती है। एक तो आपको ये याद रखना है, अरावली में नीचे की ओर सिरोही है और उत्तरी भाग की ओर झुंझुनू है। इसका मीनिंग उत्तरी अरावली आप हमेशा उसको बोलेंगे जिसमें झुंझुनू रहे, सदर्न अरावली आप उसको बोलेंगे जिसमें सिरोही रहेगा, और जिसके अंदर ना झुंझुनू और ना सिरोही डिस्ट्रिक्ट, उस अरावली को कहा जाएगा मिडिल अरावली या मध्य अरावली। तो उत्तरी अरावली का डेफिनेशन होगा कि झुंझुनू और जयपुर के मध्य स्थित अरावली को उत्तरी अरावली कहा जाता है, और इसका जो हाईएस्ट माउंटेन या सबसे ऊंचा भाग है उसका नाम है रघुनाथगढ़, जो सीकर में लोकेटेड। तो इसमें स्टार्टिंग में अपन ने यही लिखा है कि अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू अरावली इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो एक तो अध्ययन की दृष्टि में इसको कितने भागों में बांटा गया है, अरावली को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो 3 भाग है उनमें से स्टार्टिंग पार्ट है नदन अरावली या उत्तरी अरावली। तो इसके डेफिनेशन है लोकेशन को लेकर झुंझुनू और जयपुर को लेकर। तो नदन अरावली इज लोकेटेड बिटवीन झुंझुनू टू जयपुर। उत्तरी अरावली झुंझुनू से जयपुर के मध्य स्थित अरावली को कहा जाता है, या झुंझुनू से जयपुर की अरावली को माना जाता है। अब इसकी जो हाईएस्ट चोटी है वो माना जाता है रघुनाथगढ़, जो कि सीकर के अंदर है। इसका जो डेटा है ये भी मीटर में मेंशन है, और ये उत्तरी अरावली के पार्ट में एक प्रमुख या हाईएस्ट पीक या चोटी के रूप में ली जाती है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है मिडिल अरावली को लेकर या मध्य अरावली को लेकर। तो जो मिड अरावली या मध्य अरावली है उसका मीनिंग रहेगा कि जो अजमेर अरावली है, मोस्टली जो अजमेर में एक्सटेंट है या अजमेर में विस्तृत है, उस अरावली को कहा जाता है मिडिल अरावली, या यूं कह सकते हैं कि जयपुर से लेके और राजसमंद के बीच की जो अरावली है उसे मिडिल अरावली या मध्य अरावली के रूप में डिफाइन करते हैं। तो अजमेर अरावली, और इसका दूसरा डेफिनेशन भी अपन दे सकते हैं कि लोकेटेड बिटवीन राजसमंद एंड जयपुर। तो मध्य अरावली को एक तो मेनली अजमेर के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, मीनिंग लोकेटेड मेनली इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा दोनों लोकेशन जयपुर और राजसमंद को लेकर, तो उस अरावली को डिफाइन करते हैं अपन मध्य अरावली के रूप में, जिसमें सबसे ऊंची चोटी मेन डिस्ट्रिक्ट इसमें अजमेर होता है। इसका मुख्य चोटी इसके अजमेर में ही होती है। एक तो है गोरमजी के रूप में और दूसरी है तारागढ़। गोरमजी का दूसरा नाम है टोडगढ़। गोरमजी, इसको जनरली कई जगह अपने ये शब्द भी लिखा जाता है इसके अंदर मोरमजी। तो जनरली ये गोरमजी, मोरमजी, टाटगढ़ ये अजमेर का ही पार्ट है, और मिड अरावली में हाईएस्ट पीक ये है, और सेकंड माना जाता है तारागढ़ वाले पार्ट को, जो सामान्यतः डेटा में 873 होता है। राउंड फिगर में आप 870 मीटर भी इसको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में रहता है इसके सदर्न अरावली वाला पार्ट, अरावली के दक्षिण वाला हिस्सा, जिसकी डेफिनेशन रहती है लोकेटेड बिटवीन राजसमंद टू सिरोही, अर्थात जो राजसमंद से सिरोही के मध्य है वो दक्षिणी अरावली के रूप में परिभाषित होता है। अब दक्षिणी अरावली वाला जो पार्ट है उसको हम वापस से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि दक्षिणी अरावली वाला जो पार्ट है राजसमंद के बाद वाला, उसमें एक हिस्सा तो इस साइड में जाता है उदयपुर की ओर, और उस अरावली को नाम दिया जाता है मेवाड़ अरावली, और एक जाता है राजसमंद से पश्चिम की ओर अर्थात पाली और सिरोही की ओर, और उसमें पाली का एक लोकेशन आता है आबू, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है आबू अरावली या आबुर्द अरावली। तो इसका मीनिंग है दक्षिणी अरावली की चौड़ाई अधिक होने के कारण इसे अध्ययन की दृष्टि से पुनः 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो सदर्न अरावली इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दक्षिणी अरावली को आगे की ओर या पुनः 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक आबुर्द अरावली और दूसरा रहेगा मेवाड़ अरावली। आबुर्द अरावली में ऊंचा जो इसका जो हाईएस्ट पीक या सबसे ऊंची चोटी है या सबसे ऊंचा भाग है वो गुरु शिखरी रहेगा, और इसका जो मेन एरिया रहेगा ये सिरोही की ओर, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट है इसमें मुख्यतः पाली डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद में जो दूसरा पार्ट है मेवाड़ अरावली वाला पार्ट,
मेवाड़ अरावली का जो पार्ट है ये मेनली उदयपुर और उसके बाद में दूसरा डिस्ट्रिक्ट लिया जाता है राजसमंद को, और इसमें जो हाईएस्ट पीक या सबसे ऊंची चोटी है वो लिया जाएगा जरगा को, जो कि उदयपुर में स्थित है। तो यहाँ पे एक तो क्वेश्चन ये आता है कि सदर्न अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है। लेकिन मेवाड़ अरावली का हाईएस्ट पीक कौन सा है? मेवाड़ अरावली का मीनिंग है उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद या भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की ओर, तो इसमें आंसर माना जाता है उदयपुर। उदयपुर की ओर जरगा जो माउंटेन है वो मेवाड़ अरावली में हाईएस्ट पीक के रूप में आंसर में ली जाती है। इसके बाद अरावली के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इसके हाईएस्ट पीक, यानी इसकी सबसे ऊंची चोटियां। अगर आरएस मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन को अप्लाई किया जाता है तो उसमें राजस्थान की सबसे ऊंची चोटियों के क्रम पूछ सकते हैं, डिक्लाइन ऑर्डर या अवरोही क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में अर्थात आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अरावली की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं उनको कुछ ट्रिक्स में आपको याद रखना है। जैसे स्टार्टिंग की जो 5 ऊंची चोटी हैं उनमें ट्रिक्स आपको याद रखनी है। गुरु से दिल से जरा आस रखो, गुरु से दिल से जरा आस। अब इसका मीनिंग है, गुरु का मीनिंग गुरु शिखर, से का मीनिंग शेर, दिल का मीनिंग रहेगा देलवाड़ा, जरा का मीनिंग जरगा और आस का मीनिंग ऐसे रहेगा अचलगढ़। अब इन स्टार्टिंग के जो 5 ऊंची चोटियां है उनमें से 4 आपकी सिरोही में लोकेटेड है और बीच में एक जो जरगा है मेवाड़ अरावली वाला पार्ट, ये उदयपुर में स्थित है। अर्थात स्टार्टिंग की 5 चोटियों में से 4 में आंसर आपका सिरोही और एक बीच में जो जरगा है उसका आपका उदयपुर। हाइट आपको याद रखनी है, जो मैक्सिमम हाइट वाली है और सेकंड मैक्सिमम है, इन दो की हाइट को आप याद रखना है। यूनिट है इसमें मीटर, यानी ऊंचाई मीटर में दर्शाई गई है। तो सबसे ऊंचे वाला भाग गुरु शिखर 1722, सेकंड 1600 पे कोई यूनिट नहीं है, उसके बाद में है 1500 पे यूनिट। 1500 वाला यूनिट है 1597, यानी 1597 1597 वाला पार्ट। उसके बाद में 1400 के ऊपर 2 डिजिट, जिसमें एक है 1442 और दूसरा है 1431, यानी 1431 और 1442। उसके बाद का जो डेटा है 1400 से नीचे 1300 पे, उसके बाद में 1200 पे, फिर 1100 पे नहीं होके 1000 के ऊपर। तो डेटाज को इस तरीके से अगर आप याद कर सकते हैं कि इसमें स्टार्टिंग डिजिट कौन सा है, 17, 15, 2 फिर है 14 के, तो जल्दी आपको याद होंगे। वैसे हाइट आपको मैक्सिमम वाली 2 ही याद रखनी है, यानी फैक्ट के रूप में। बाकी आपको ये ट्रिक्स के अकॉर्डिंग इनका नीचे की और सीरियल आपको याद रखना है। तो गुरु से दिल से जरा आस, उसके बाद में कुछ प्रमुख चोटियां और भी बच जाती हैं जिनको हम अलग ट्रिक्स में कवर करेंगे, और उसमें अपना ट्रिक्स रहेगा कुंभा रघुनाथ ऋषि। कुंभा रघुनाथ के आगे ऋषि को हम नीचे रखेंगे। वैसे रघुनाथ ऋषि का सजन मोर खोर में एक साथ रहेगा आपका 7 बोली रोज बोले। तो इसमें अपनी एक ट्रिक्स बनती है कि कुंभा रघुनाथ ऋषि, व्यक्ति का नाम कुंभा रघुनाथ ऋषि का सजन मोर, खोह में 7 बोली रोज बोले। तो ये कुंभा रघुनाथ ऋषि का जो सजन मोर है उसकी क्या आदत है, खोह जगह है वहां पे 7 बोली रोज बोलता है। तो इसमें जो चोटियां हैं उनके नाम रहेंगे आपके कुंभा रघुनाथ ऋषि के नाम से रहेगा कुंभा से कुंभलगढ़, रघुनाथ से रघुनाथगढ़ और ऋषि से रहेगा ऋषिकेश। और इनकी जो लोकेशन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का आपको ध्यान है राजसमंद, रघुनाथगढ़ ये ध्यान है सीकर, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो कि हमने रघुनाथगढ़ के रूप में ली है। ये 1 मीटर का जो डेटा दिखाया गया है उसका मीनिंग होता है 3.281 फीट, क्योंकि कई बार इन चोटियों को फीट में कन्वर्ट करके भी पूछ लिया जाता है।
तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि आप मीटर में याद करते हैं और फीट में इसको पूछा गया है। तो जो आपको मीटर में डेटा याद है उसको आपको किस में कन्वर्ट कर लेना है, उसको फीट में कन्वर्ट कर सकते हो 3.21 से मल्टीपल करके। इसके बाद में जो ऋषिकेश वाला पार्ट है, तो राजस्थान के अंदर संतों का शिखर गुरु शिखर को कहा जाता है। जहां संत हैं वहीं ऋषि हैं, अर्थात ये भी आपके सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद में कमलनाथ, तो कमल का जो फूल होता है सामान्यतः नमी वाले क्षेत्रों में, झील वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। राजस्थान में झीलें सर्वाधिक कहां पर हैं? उदयपुर। तो इस कारण ये जो कमलनाथ वाली जो ऊंची चोटी है ये उदयपुर की ओर। उसके बाद सज्जनगढ़, तो सज्जनगढ़ है, इस नाम से सेंचुरी भी है उदयपुर में, तो ये पार्ट भी आपका उदयपुर। उसके बाद में आता है मोरमजी या गोरमजी, ये आता है अजमेर के पार्ट में। फिर एक खो वाला पार्ट है अपने जयपुर के अंदर। सा, तो सा से मीनिंग निकालेंगे हम सायरा वाला पार्ट है लेक सिटी उदयपुर में। और सात जो अलग अलग किया अपने इस शब्द को, उसमें तय का मीनिंग निकाला जाएगा तारागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। तो तारागढ़ वाला जो पार्ट है ये कवर करेगा अजमेर को, या ये अजमेर में स्थित है। उसके बाद में बोली, तो बोली का मीनिंग निकाला जाएगा बिलाली स्थित है अलवर के अंदर। उसके बाद रोजा भाकर, सामान्यतः जिन पहाड़ियों के नाम के आगे भाकर शब्द यूज होता है उनकी लोकेशन अपने जालोर डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो जैसे इसराना भाकर, झारोला भाकर, रोजा भाकर, तो गांव के नाम के साथ अगर भाकर लगता है यानी पहाड़ी के नाम के साथ भाकर लगता है तो उसका लोकेशन अपना जनरली जालोर रहेगा। अकेला भाकर शब्द आता है तो आंसर उसका सिरोही लिया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है मेजर पासेज ऑफ अरावली। अरावली के जो प्रमुख दरे हैं उनके बारे में। दरों का सामान्यतः मीनिंग क्या होता है कि जो माउंटेन्स या जो हिल्स पार्ट्स होते हैं उनके बीच में ये जो नैरो गैप होते हैं या जो नैरो पथ होते हैं उनको लिया जाता है। जो नीचे रास्ते होते हैं जो दोनों ओर की लोकेशन को कनेक्ट करते हैं पहाड़ों के एक साइड से और दूसरी साइड जाने की ओर। इस पे एक हॉलीवुड जो अपने बॉलीवुड की एक मूवी भी बनी हुई है, मांझी ए माउंटेन मैन। बिहार के एक व्यक्ति जिसने अपने गांव और जो टाउन एरिया था यानी कस्बा वाला क्षेत्र था उसको जोड़ने के लिए एक पहाड़ को तोड़ के नीचा किया था। तो उसके ऊपर एक मूवी है मांझी ए माउंटेन मैन। तो सामान्यतः पहाड़ों के बीच में जो नीचे रास्ते तैयार किए जाते हैं जिनका निर्माण कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल तरीके से उनको काट के किया जा सकता है, या इस प्रकार के गैप अपने को नेचुरल या प्राकृतिक रूप से भी प्राप्त हो सकते हैं। तो इन गैप को अपन नाम क्या देते हैं? इन्हें पासेज कहा जाता है। इनको तिब्बत की लैंग्वेज में हम ये भी बोलते हैं LAA अर्थात ला। हिमालय के बहुत सारे पासेज हैं जिनमें यह शब्द लगता है, जोजिला, नाथुला, बोमडीला, सिपकीला। तो एक तो इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है, ए लो एंड नैरो पाथ बिटवीन टू हिल्स, यानी दो पहाड़ियों के बीच में एक नीचा और तंग रास्ता जो कि दो और के स्थानों को कनेक्ट करता है उसको क्या बोला जाता है? नाल। राजस्थान में मोस्ट ऑफ जो नाल हैं वो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, अर्थात राजसमंद जो क्षेत्र है उसमें आसपास के गांव में जाने के लिए पहाड़ियों को अधिक क्रॉस करके जाना होता है। अर्थात सबसे ज्यादा जो नाल बनी हुई हैं वो राजस्थान में अरावली के अंदर राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसमें आपको एक डिस्ट्रिक्ट को याद रखना है, राजसमंद। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान में जो प्रमुख नाल है वो कौन कौन सी हैं। तो राजस्थान के मैप के अंदर अगर देखा जाए तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है उस साइड में प्रमुख डिस्ट्रिक्ट आता है उदयपुर। उदयपुर के ऊपर की ओर आता है राजसमंद। राजसमंद के पश्चिम की ओर जाओगे तो पाली, और इससे इसके इस साइड में जाओगे तो आंसर रहेगा आपका अजमेर। तो जो उदयपुर वाला पार्ट है इसमें कुछ विशेष प्रकार की नाल आपकी उपस्थित हैं, जैसे कि एक तो आती है केवड़ा की नाल, एक रहेगा ढेबर की नाल, एक इस एरिया में अपने फुलवारी नाल अर्थात फुलवारी पास, एक रहेगा हाथी नाल,
अर्थात हाथी पास। ये जो लोकेशन है ये अपने उदयपुर की है, जिसमें याद रखना आपको डेबर एक पास है जहां पे गोमती नदी बहते हुए आती है और एक झील का निर्माण करती है जिसका नाम है डेबर झील या जयसमंद झील। अर्थात वैसे ये जो झील है जयसमंद झील, इसके निर्माता मेवाड़ महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया है, जो इसी नाल में होने के कारण जयसमंद लेक का ही दूसरा नाम डेबर झील भी है या उसको डेबर लेक भी कहा जाता है। तो डेबर में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो लोकेशन कौन सी थी? डेबर। और फूल किसका था? केवड़ा का फूल, अर्थात केवड़ा की नाल और फुलवारी की नाल। और उसके बाद में आता है आपका हाथी नाल। और जैसे ही ये फूल तोड़ा तो ये फूल था जयपुर महाराजा मान सिंह का, मान सकते हैं आप। तो मान सिंह ने मेवाड़ के ऊपर अटैक किया था और उस अटैक का जवाब मेवाड़ की सेना ने उनको हल्दी घाटी में दिया था। तो जैसे ही हाथी ने ये फूल तोड़ा तो उसके बाद में हम मानेंगे जैसे हल्दी घाटी के युद्ध में पहुंचेंगे उसके बाद। और हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर क्या हुआ था? हाथियों की संख्या बहुत अधिक थी, हाथी इसमें खूब गए थे। तो आप एक कहानी के तौर पे मानिए कि मान सिंह ने एक हाथी को भाला से मारा और भाले से मारते ही वो हाथी गुड़ा। तो हाथी नाल थी या हाथी पास था तब तक तो उदयपुर में, और हल्दी घाटी में क्या हुआ? हाथी गुड़ा, गुड़ा यानी गिरा। तो हाथी गुड़ा की जो नाल बोली जाती है वो राजसमंद के अंदर है। और हाथी गुड़ते ही वहां की एक जो लोकल नाल है जिसको हम कहेंगे खामली घाट या कमली घाट। तो हाथी गुड़ते ही मेवाड़ की जो कमली है वो आती है कि हाथी कैसे गुड़ा, तो इसको कमली या खामली घाट के नाम से जानते हैं। और कमली किसको छोड़कर आई? अपनी गाय को, यानी गो को याद रखना है, गोरम घाट। राजस्थान में मुख्यतः जहां घाट नालों के लिए यूज होता है वो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है। फिर अपन राजसमंद से पाली की ओर चलेंगे। राजसमंद यानी मेवाड़ और पाली मीनिंग मारवाड़। तो मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने के लिए अपने को क्या चाहिए? यानी मेवाड़ से मारवाड़ जाने के लिए अपने को क्या चाहिए? तो अपने को चाहिए पग, अर्थात पगल्या की नाल। तो अगली जो नाल है वो है पगल्या की नाल। पगल्या की नाल का एक दूसरा नाम है झीलवा की नाल। इसको झीलवा नाल भी कहा जाता है। यहां से जैसे ही हम पाली पहुंचेंगे झीलवा नाल के माध्यम से, अर्थात झीलवा नाल दोनों के बीच में आती है, राजसमंद और पाली के बीच। तो इसके अंदर हम मेंशन करते हैं पाली और राजसमंद। और इससे हम जैसे ही मारवाड़ की ओर पहुंचेंगे पाली की ओर, तो वहां पाली की एक लोकल नाल देखते हैं, वहां की स्थानीय नाल जिसका नाम है देसुरी नाल। तो देसुरी नाल इज लोकेटेड इन पाली डिस्ट्रिक्ट। फिर पाली से अपन अजमेर की ओर जाते हैं। तो पाली से अजमेर में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आता है ब्यावर वाला पार्ट, या ब्यावर से अपन पाली की ओर एंट्री करते हैं तो पाली में सबसे पहली लोकेशन आती है बर। तो उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट नाल आती है बर नाल, जो कि पाली के बर को और अजमेर के ब्यावर से कनेक्ट करती है। तो इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, पाली और अजमेर को अटैच करने वाली या जोड़ने वाली नाल कौन सी है? तो उसमें आपका आंसर रहेगा बरनाल। जैसे ही अपन बरनाल से अजमेर पहुंचे तो अजमेर में यहाँ की कुछ लोकल नाल हैं जिनको आपको याद रखना है। सूरा नाल और एक दूसरी है परवारिया नाल। तो परवारिया की नाल अजमेर एंड सूरा नाल, ये अजमेर। उससे पहले पाली में थे बरनाल। बरनाल हालांकि पाली और अजमेर को कनेक्ट करती है लेकिन मेनली पाली में स्थित है, क्योंकि ये जो बर जो लोकेशन आती है किसके अंदर है? पाली के अंदर। और इससे पहले देसुरी नाल पाली में। राजसमंद की कुछ प्रमुख नाल थी हाथी गुड़ा। अगर केवल हाथी नाल है तब आंसर रहेगा उदयपुर। और उस बैटल या युद्ध या हल्दी घाटी में आया हाथी, क्या हुआ था युद्ध में? गुड़ा। तो हाथी गुड़ा कहां पे? राजसमंद हल्दी घाटी में। और हाथी गुड़ते ही कौन भाग कर आई? कमली। तो उससे याद रखना कमली या खामली। और किसको छोड़ के? अपनी गाय को। तो इसको कहेंगे गो रम घाट। और एक जो मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाला पास है पगल्या की नाल या झीलवा की नाल, जो कि पाली
और राजसमंद के मध्य स्थित है। उसके बाद में स्टार्टिंग में आपको जो उदयपुर वाली नाल बताई थी उनको आपको याद रखना है। राजस्थान में मैक्सिमम जो नाल या पासेज हैं वो आपको राजसमंद की ओर याद रखने हैं। और राजस्थान में उदयपुर की जो एक नाल आती है फुलवारी की नाल, इससे संबंधित कुछ प्रमुख नदियां आती हैं। ये इसमें कुछ प्रमुख नदियां बहती हैं जिनके नाम है सोम, मानसी एंड वाकल रिवर, अर्थात वाकल नदियां। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेजर प्लेट्यू ऑफ अरावली, या यूं कह सकते हैं इंपॉर्टेंट प्लेट्यू ऑफ अरावली। अरावली के महत्वपूर्ण या जो प्रमुख पठार हैं वो कौन कौन से हैं, तो उन पठारों में अपन चलेंगे। एक तो राजस्थान के जो हाईएस्ट प्लेट्यू या सबसे ऊंचे पठार है उसके रूप में उड़िया प्लेट्यू। तो उड़िया प्लेट्यू है ये राजस्थान में अरावली का जो सदर्न पार्ट है उसके अंदर स्थित है, यानी सिरोही के अंदर स्थित है, और जिसकी हाइट गुरु शिखर जो ब्लॉक है, अर्थात गुरु शिखर जो पठार है, गुरु शिखर चोटी के रूप में, वैसे आबू ब्लॉक है, आबू ब्लॉक वाला जो पार्ट है उसके अंदर आपका आबू पठार माना जाता है, उसी के पास में ये पठार है। हालांकि जो आबू ब्लॉक या आबू पठार या जिसको आमतौर पे अपन आबू पर्वत कहते हैं, उस आबू पर्वत से ये जो उड़िया प्लेट्यू वाला पार्ट है ये 160 मीटर और अधिक हाइट पे है। इसका मीनिंग आबू माउंटेन या आबू पर्वत कितनी हाइट पर है, 1200 मीटर। बोलने को इसमें आबू माउंटेन बोलते हैं इसको, लेकिन आबू एक ब्लॉक के रूप में है, ये एक प्लेट्यू या पठार के रूप में है। तो इसमें रहेगा आपका उड़िया प्लेट्यू लोकेटेड इन सदर्न अरावली इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट, अर्थात ये दक्षिणी अरावली का पार्ट है। राजसमंद से लेकर और आगे की अरावली सदर्न अरावली के रूप में होती है, और इसका मीनिंग है राजसमंद उदयपुर सिरोही वाले पोर्शन में काउंट होता है। यह दक्षिणी अरावली में स्थित है और इसका हाइट आपको मेंशन करना है क्योंकि राजस्थान के हाईएस्ट माउंटेन प्लेट्यू के रूप में इसको माना जाता है। माउंटेन भी इसी के पास में, राजस्थान का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है गुरु शिखर। उड़िया पठार की ऊंचाई है वो 1360 मीटर है, और इसकी हाइट को लेके एक इंपॉर्टेंस है, ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी एक पठार के रूप में मानी जाती है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार या पठार की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है, उड़िया प्लेट्यू या उड़िया पठार। तो इट इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ राजस्थान, यह है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। तो राजस्थान में हाइट के अकॉर्डिंग या तो प्लेट्यू पूछा जाए या माउंटेन पीक पूछी जाए, पर्वत चोटी पूछी जाए, दोनों का आंसर आपका सिरोही में रहेगा। माउंटेन में हाईएस्ट पार्ट रहता है गुरु शिखर वाला पार्ट, और प्लेट्यू में रहता है उड़िया प्लेट्यू। फिर आता है आबू ब्लॉक। जैसा कि मैंने आपको कहा इसमें आबू पर्वत लिखा हुआ रहता है, लेकिन इसका मीनिंग होता है आबू ब्लॉक। तो एक तो कई बार यही पूछ लिया जाता है कि आबू ब्लॉक का मीनिंग क्या है या आबू क्या है। तो आबू इट इज ए प्लेट्यू, यह एक पठार है, अर्थात ये एक पर्वत नहीं होके केवल एक पठार है। उसके बाद में इसकी लोकेशन अगर पूछे जाए तो आपने जैसा कि उड़िया में लिखा है वैसा ही आएगा। आबू ब्लॉक लोकेटेड इन सदर्न अरावली इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट, यह दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित पठार है। और आबू ब्लॉक को एग्जाम्पल माना गया है बैथोलिथ स्ट्रक्चर का, यानी जो बैथोलिथ संरचनाएं होती हैं उनका। बैथोलिथ संरचना जनरली ज्वालामुखी जो उद्गार होते हैं, यानी जो वोल्केनो होती है, उस ज्वालामुखी के नीचे की ओर जो मैग्मा का जमाव एक डोम शेप में होता है, एक गुंबद के रूप में होता है। ज्वालामुखी के अंदर की ओर जब जो मैग्मा है वो डोम शेप में जमा रहता है, यानी गुंबदाकार आकृति में जमा रहता है, तो उस गुंबदाकार आकृति को कहा जाता है बैथोलिथ। तो उसी तरीके से कहा जाता है कि ज्वालामुखी जो लावे का जमाव है वो एक डोम शेप में हुआ है, गुंबद आकृति में हुआ है। इस कारण आबू ब्लॉक या आबू पर्वत को नाम दिया जाता है बैथोलिथ स्ट्रक्चर या गुंबदाकार संरचना। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बोराट पठार। तो ये बोराट शब्द अपन पहले कर चुके हैं। राजस्थान में जो ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल जो वर्ड्स अपन ने कंप्लीट किए थे, जो ऐतिहासिक और भौगोलिक शब्दों को जो अपन ने कंप्लीट किया था, तो उसमें एक शब्द आया था भोराट और एक शब्द आया था भौमट। बोराट में एक तो राजसमंद और एक उदयपुर,
इन दो डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाता है, जिसमें राजसमंद की कुंभलगढ़ और उदयपुर की गोगुंदा की जो हिल्स हैं उसके बीच का जो प्लेट्यू पार्ट या पठारी भाग है उसको लिया जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है बोराट, इट इज लोकेटेड इन सदर्न अरावली फ्रॉम उदयपुर। उदयपुर से टारगेट किया गया है गोगुंदा हिल्स को टू राजसमंद कुंभलगढ़। तो इसमें राजसमंद के कुंभलगढ़ को टारगेट किया गया है। तो यह उदयपुर गोगुंदा पहाड़ियों से राजसमंद कुंभलगढ़ तक विस्तृत है। और हाइट के रूप में इसकी हाइट मेंशन होती है अप्रोक्सीमेट 12/25 अर्थात 1225 मीटर। अर्थात उड़िया पठार के बाद में दूसरा ऊंचा पठार बोराट है, उसके बाद में हाइट आती है आबू ब्लॉक या आबू प्लेट्यू की। लिखने को आबू पर्वतीय लिखा जाता है, लेकिन अपने आप में क्या है, एक पठार के रूप में है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट भोमट। तो भोमट भी आपको पहले करवाया हुआ है। भोमट है, इट इज ए प्लेट्यू और हिल्स एरिया भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो अभी पठार के रूप में इसको लिया है। तो इट इज ए प्लेट्यू लोकेटेड बिटवीन उदयपुर टू डूंगरपुर। ये एक पठारी भाग है जो उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य स्थित है। भील ट्राइब मोस्ट फाउंड इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति पाई जाती है। ये उदयपुर और डूंगरपुर वाला पार्ट है। इस एरिया में मिलने वाली जो मेन ट्राइब है या जो जनजाति है वो भील जनजाति है। इसके बाद में आता है लसाड़िया प्लेट्यू। लसाड़िया प्लेट्यू के बारे में एक लाइन आती है कि जो उदयपुर की जयसमंद लेक है, यानी जो जयसमंद झील है, उस जयसमंद झील का जो ईस्टर्न पार्ट है जो कि बैडलैंड प्लेट्यू या उबड़ खाबड़ पठार के रूप में है, इस उबड़ खाबड़ पठार को नाम क्या दिया जाता है, लसाड़िया प्लेट्यू। तो दिस प्लेट्यू इज लोकेटेड ईस्टर्न या ईस्ट ऑफ जयसमंद लेक इन सदर्न अरावली। यानी दक्षिणी अरावली में उदयपुर की जयसमंद झील के पूर्व का जो उबड़ खाबड़ या जो बैडलैंड प्लेट्यू या उत्खात पठार जो है, उस पठार को नाम दिया गया है लसाड़िया पठार। तो लसाड़िया पठार मुख्यतः कौन से डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है, उदयपुर, अर्थात सदर्न अरावली पार्ट से यह जुड़ा हुआ है। इसके बाद में हम देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ अरावली। अरावली का महत्व है या इसके जो इंपोर्टेंट फीचर्स हैं, इसके महत्वपूर्ण जो विशेषताएं अरावली की, जो अदर फिजिकल डिवीजन के पास देखने को सामान्यतः अपने को नहीं मिलती, वो क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या महत्व इसके हैं। तो एक तो है इसका कंट्रोल ऑफ डेजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करना या मरुस्थलीकरण को रोक लेना। यानी डेजर्टिफिकेशन के लिए ये एक बैरियर के रूप में है, यानी राजस्थान के पूर्वी भाग की ओर मरुस्थलीकरण को नहीं फैलने देती, क्योंकि उसके बैरियर के रूप में अरावली स्थित है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंस है वो डेजर्टिफिकेशन कंट्रोल के रूप में माना गया, यानी मरुस्थल को नियंत्रित करने के रूप में माना गया है। इसके बाद में आता है अरावली के बारे में कि अरावली में जो मोस्ट ऑफ मिनरल्स डिपॉजिट है वो आते हैं मेटालिक मिनरल्स। तो मेटालिक मिनरल्स मैक्सिमम फाउंड इन अरावली रीजन। अरावली में मुख्यतः धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। उसका कारण क्या है, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय धारवाड़ सीरीज, यानी ये मुख्यतः धारवाड़ क्रम के चट्टानों से बनी हुई है। और ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं, ये होती हैं अपनी जो इग्निस रॉक्स होती हैं, आग्नेय चट्टानें होती हैं उनकी तरह, जिनमें मुख्यतः मेटालिक मिनरल्स या धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, ये सारे मेटालिक मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। तो अरावली में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। उसके पीछे इसके पीछे जो कारण है वो किससे माना जाता है, इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो माना जाता है इसका फॉर्मेशन धारवाड़ रॉक से हुआ है। तो एक तो इसमें मेटालिक मिनरल्स यानी धात्विक खनिजों को अंडरलाइन कर देना, उसका रीजन या इसका मेन कोज क्या है, इसका फॉर्मेशन धारवाड़ रॉक से होना माना जाता है। उसके बाद में सेकंड है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन अरावली रीजन। अरावली में सर्वाधिक जैव विविधता है। उसका कारण है इस एरिया में मैक्सिमम वेजिटेशन होती है। मैक्सिमम वेजिटेशन फाउंड हियर, सर्वाधिक वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है। तो जिस एरिया में वनस्पति अधिक होगी वहां बायोडाइवर्सिटी भी आपकी अधिक होती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिया जाता है अरावली इज नोन एज वाटर डिवाइन लाइन ऑफ राजस्थान स्टेट। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। जल विभाजक कहने के पीछे इसमें मेन रीजन ये माना जाता है कि अरावली वाला जो पार्ट है वो राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है।
इसके ईस्ट की ओर जो रिवर्स हैं जो फ्लो करती हैं इस साइड में, वो जाती हैं बंगाल की खाड़ी की ओर। इस कारण इनको बंगाल की खाड़ी की नदी के रूप में, और इसके वेस्टर्न डायरेक्शन में बहने वाली नदियां हैं ये जाती हैं अरेबिक सी या अरब सागर की ओर। इस कारण इसमें वाटर डिवाइन लाइन है उसके रूप में इसको डिफाइन किया जाता है, इसको परिभाषित किया जाता है। हालांकि इंडिया में बहुत सारी वाटर डिवाइन लाइन है, लेकिन राजस्थान के लिए जो वाटर डिवाइन लाइन है वो अरावली को माना गया है, अपने राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के कारण, जिसमें वेस्ट वाला तो है अरब सागर की नदियों के रूप में, और इसके ईस्टर्न डायरेक्शन की ओर है बंगाल के खाड़ी की नदियों के रूप में। इसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट कि मोस्ट ऑफ रिवर्स ऑफ राजस्थान स्टेट ओरिजिन फ्रॉम अरावली, यानी राजस्थान की जो अधिकांशतः नदियां हैं वो अरावली से ओरिजिन होती हैं। ना केवल राजस्थान जबकि विश्व की अधिकांशतः नदियों का उद्गम माउंटेन एरिया से ही होता है, लेकिन कंप्लीटली जो रिवर है वो अरावली से नहीं आती। तो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसमें अरावली की विशेषताएं लिखी हुई होती हैं, और उनमें से कई बार ऐसी विशेषताएं जो गलत लिखी हुई होती है। जैसे पहले एग्जाम में पूछा भी गया है कि राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है, तो ये जो स्टेटमेंट या कथन था ये गलत था। राजस्थान में अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है, मोस्ट ऑफ रिवर्स अरावली से आती है, लेकिन कंप्लीटली जो रिवर है वो अरावली से नहीं आती। यानी राजस्थान की कुछ प्रमुख बड़ी नदियां जैसे माही रिवर, चंबल रिवर, ये भी विंध्यन माउंटेन की रिवर्स मानी जाती हैं। ये बड़ी नदियां भी अरावली की नदियां नहीं मानी जाती। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अरावली इज नोन एज शेल्टर ऑफ ट्राइब। अरावली को जनजातियों की शरण स्थली के रूप में जानते हैं। मुख्यतः जो जनजातियां हैं उदयपुर की ओर, सिरोही की ओर, या राजस्थान में जयपुर दौसा ये वाला पार्ट, तो सामान्यतः जनजातियां हैं वो इसी एरिया में रहती हैं, ट्राइबल एरियाज के अंदर, जहां मुख्यतः अरावली फैली हुई है। तो मुख्यतः इसको जनजातियों की शरण स्थली के रूप में भी डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। इसके बाद में आता है अपना कि अरावली इज नोन एज मदरलैंड ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन। अर्थात अरावली जो है उससे अधिकांशतः नदियों का उद्गम होने के कारण अधिकांशतः जो एंशिएंट या जो ओल्डेस्ट आपकी सिविलाइजेशन है, प्राचीन सभ्यताएं हैं, उनका निर्माण अरावली के पास या अरावली के अंदर ही हुआ है। यानी इसके जो कवर्ड जो एरियाज हैं उनके अंदर, जिसमें एक तो जयपुर सिटी है जो अरावली के पास में है, एक अजमेर सिटी जो अरावली के बीच में है, और एक उदयपुर सिटी। अर्थात राजस्थान के जो मेन सिटी या जो मेन शहर हैं ये अरावली के अंदर ही बसे हुए हैं। तो अरावली के डायग्राम में आप देखते हैं तो ऊपर वाले हिस्से में यहाँ जयपुर सिटी है, मिडल वाले एरिया में अजमेर सिटी है, और नीचे वाले में है उदयपुर। तो ये अर्बन सिविलाइजेशन है या जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो इसके अंदर पनपी है। और इससे पहले की जो सिविलाइजेशन है यानी जो ओल्डेस्ट या एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जिसमें उदयपुर की अपन कहते हैं कि यहाँ की आयड़ सभ्यता है, राजसमंद के आसपास गिलुंड है, जयपुर के आसपास बैराट है, जयपुर से ऊपर की ओर चलेंगे सीकर की ओर गणेश्वर है। तो ये एंशिएंट सिविलाइजेशन है, ये भी अरावली के अंदर ही ओरिजिन हुआ है उनका। इसलिए अपन प्राचीन सभ्यताओं और नवीन नगरीय सभ्यताओं की जननी के रूप में अरावली को मानते हैं। इसके बाद में फेमस टूरिज्म पॉइंट इन अरावली, अरावली के कुछ प्रमुख पर्यटन बिंदु हैं, जिसमें अपना जयपुर सिटी, अजमेर सिटी, अजमेर के अंदर ही एक और आता है पुष्कर पाट, राजस्थान का जो हिल स्टेशन है एकमात्र माउंट आबू, ये भी अरावली के पास स्थित है। तो अरावली के इंपोर्टेंस के तौर पे बहुत सारे इंपोर्टेंस हैं जो हमने कवर किए हैं जनरली एग्जाम में, जिसमें डिस्क्रिप्टिव या लिखना होता है, उसमें बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि इंपोर्टेंस ऑफ अरावली क्या है। तो इंपोर्टेंस ऑफ अरावली आपको अलग अलग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लेना होगा। बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्या इंपोर्टेंस है, रिवर्स के अकॉर्डिंग अरावली का क्या इंपोर्टेंस है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसको लेकर किस प्रकार का अरावली के जो इंपोर्टेंस क्या है, मिनरल्स को लेके अरावली का इंपोर्टेंस क्या है। तो इन सभी पॉइंट्स को अपन ने इसमें कवर किया है। इसके बाद में आते हैं अरावली या राजस्थान की जो महत्वपूर्ण या जो प्रमुख पहाड़ियां आती हैं। तो अरावली की जो महत्वपूर्ण या जो प्रमुख पहाड़ियां हैं इनको हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कवर करेंगे, क्योंकि इन पहाड़ियों से जो क्वेश्चन अप्लाई होते हैं उसमें पहाड़ी का नाम और उसकी लोकेशन एग्जाम में पूछी जाती है। जबकि इससे पहले अपन ने अरावली की सर्वोच्च चोटियां या जो हाईएस्ट पीक है उसको कवर किया था, तो वो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग पूछी जाती है एग्जाम में, और ये अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे।
जिसमें कुछ पोर्शन राजस्थान की अरावली के पार्ट होंगे और कुछ पोर्शन इसमें राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों के अलावा भी होंगे। तो इनमें कौन कौन सी अपनी पहाड़ियां आएंगी ये अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इस क्लास में इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।